कोई मर्ज है तो मैं तो सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि जी अच्छा मेरा ये बताएं, ये मेरे हार्ट अटैक हो रहा है तो मैं ठीक कैसे होने के बाद यहां से कैसे निकलूंगा। लेकिन जो डॉक्टर उसके ऊपर काम करता है वो बड़ा टेक्निकल काम करता है। इसलिए और ये यहाँ पे मुझे काफ़ी नज़र भी आ रहे हैं यहाँ पे वो बीट रिपोर्टर्स जो इकोनॉमी को कवर करते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग मैंने नोट किया है मईशत की बहुत अच्छी है और ये सब टेक्निकलिटी समझते भी हैं। मेरे ख्याल में एक सेशन अरेंज करना चाहिए इनको और एंकर्स जो हैं हमारी उनकी आपस में कुछ नशिश ज़रा ज़्यादा करवानी चाहिए ताकि वो भी अच्छे सवाल पूछना सीखें। क्योंकि अगर हम यही पाकिस्तान की बयानियां हमारा मीडिया पे चलता रहेगा कि अच्छा ये बताएं कि कल सुबह क्या कर देंगे, तो 70 साल गुजर गए, दुनिया में मुल्क एक एक करके हमसे आगे चलते गए और हम सिर्फ यही पूछते गए कि कल क्या करना है, क्योंकि हम उस काम को करने के तैयार नहीं है जिसका फ़ायदा जो है आज से 3 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 20 साल बाद और आज से 30 साल बाद नज़र आए। अगर हम सिर्फ न्यूज़ साइकिल के लिए मईशत के फैसले करेंगे, सिर्फ इलेक्शन साइकिल के लिए मईशत के फैसले करेंगे, तो जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है और जो पाकिस्तानियों का हक है वो हमें हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत के जो 3 बड़े बुनियादी मसाइल हैं, वो जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गया आज से 40 साल पहले, 40 साल पहले हमाद पैदा भी नहीं हुआ था, तो उस वक्त जब मैं वहाँ पे गया यूनिवर्सिटी में और हमने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की, तो वही जो 3 क्रोनिक डेफिसिट थे, पाकिस्तान की सरकार उतना पैसा जमा नहीं कर सकती जो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अवाम की फलाह के लिए और कार्य हुकूमत के लिए दरकार है। पाकिस्तान उतनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, बरामदात नहीं कर सकता जो उसके लिए पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला हासिल करें, जिससे जो हमें चीज़ें बाहर से मंगानी होती हैं हम उसके पैसे दे सकें। और पाकिस्तान उतनी सेविंग नहीं कर सकता, उतनी पैसा जमा नहीं कर सकता मुल्क के अंदर जिससे वो सरमायाकारी की जा सके, जिससे मईशत की तरक्की की रफ्तार तेज़ की जा सके। वही जो 3 डेफिसिट्स हैं, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप, हम वहीं फंसे हुए। तो कोई भी जो मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो, उसका मेयार जो है आपको परखने का ये होगा कि क्या ये 3 बुनियादी मसाइल जो पाकिस्तान की मईशत के हैं, क्या ये इनको हल करने में कामयाब होगा या नहीं होगा। कहाँ पे कहानी शुरू होती है या हमारा सफ़र शुरू होता है, आगाज़ होता है अगस्त 2018 में। हमें जो फौरी तौर पर फैसले करने की ज़रूरत थी, वो फौरी फैसले वो नहीं थे कि जिससे मैं इस सफ़र का आगाज़ करूं और मैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ की तरफ जा चुकूं। हमें तो उस वक़्त आईसीयू में जो मरीज़ मिला था, उस आईसीयू में लेटे हुए मरीज़ को ऑपरेशन करके उसकी जान बचाना थी और उसको कम से कम वापस एक नॉर्मल वार्ड के अंदर तो लेके आना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसले भी हो गए। बड़े बड़े मईशत के एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा हमें, कुछ ने डराने के लिए कहा, कुछ ने नेक नियति से कहा कि अगर फौरी तौर पे आईएमएफ के पास नहीं जाओगे तो नहीं बच सकते। लेकिन कौम ने देखा, दुनिया ने देखा, हमने वो फैसले किए, उनसे बेहतरी आई, आईसीयू से मरीज निकला और अब पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फेज ख़त्म हो गया। हाँ, स्टेबलाइजेशन के फेज में हम अभी भी हैं। या मैं आसान अगर आपको तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि क्योंकि बड़ी तेज़ी से मेरे हाथ में जो चीज़ बची थी, जो ज़र मुबादला बचा था, वो इतनी तेज़ी से निकल रहा था कि मुझे उसको रोकने के लिए मुट्ठी बहुत सख्ती से बंद करनी पड़ी। अब क्राइसिस फेज ख़त्म होने के बाद अब हम उस पोजीशन में आए कि आहिस्ता आहिस्ता इस मुट्ठी को खोला जाए। लेकिन अभी भी अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज से गुजरेंगे। क्राइसिस फेज ख़त्म हो गया, स्टेबलाइजेशन फेज के अंदर हैं और उस स्टेबलाइजेशन फेज से फिर हम निकल के इंशाल्लाह ताला एक सस्टेनेबल ग्रोथ फेज के अंदर जाएंगे। आदादो शुमार में आपको पहले आप सब सुन चुके हैं, कई दफ़ा हम इसकी बात कर चुके हैं। 19 अरब डॉलर का खसारा ज़र मुबादला का नतीजा ये हो रहा था कि तेज़ी से बैनुल अक़वामी कर्ज़े बढ़ भी रहे थे और उसके बावजूद ज़खायर जो हैं वो तेज़ी से गिर रहे थे। खैर वहाँ से आगे आ गए जी।
एक्सपोर्ट्स की ये सूरत हाल थी कि जो 5 साल पहले एक्सपोर्ट थी उससे कम थी। सो ये जो 3 हमने मसाइल जिनकी बात की, क्रोनिक डेफिसिट जिनको मैं कह रहा हूँ, जो हम पाकिस्तान की मईशत की देरीना मसाइल रहे हैं, उसके अंदर हमें तनज़्ज़ुली नज़र आ रही थी कि बेहतरीन नज़र आ रही थी। अब यहाँ से अच्छा ये क्यों इतने ज़रूरी हैं, ज़रा सा मैं 5 मिनट लूँगा, मैं ज़रा कौम के साथ ये भी शेयर करना ये क्यों ज़रूरी है। तो ज़रा उनको देखते हैं, उन ममालिक को जिन्होंने तरक्की की। और मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं तो अब उम्र के उस हिस्से में पहुँच गया हूँ कि जब इंसान जो है वो बाबा जी, क्यों जी जैन अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो वो मैं पुरानी कहानी सुनाने वाली एज में आ गया हूँ। और इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, ये बड़े दुख से मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ ये बदलते देखा है कि अब कौन सा मुल्क पाकिस्तान से आगे चला गया। 1960s पाकिस्तान दुनिया का डेवलपमेंट मॉडल, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स लिख रही है, कह रहे हैं कि जी दुनिया में तरक्की की मिसाल जो है वो पाकिस्तान है। वहाँ से पहले साउथ कोरिया, ताइवान, ये लोग हांगकांग, सिंगापुर, ये हमारे से आगे गए। फिर वो अगली आगे जी किस ताइवान, सॉरी ये थाईलैंड, वियतनाम एक्सेट्रा, ये ममालिक आगे चलना शुरू हो गए। चीन आगे निकल गया, भारत आगे निकल गया, अब बांग्लादेश आगे निकल गया। अभी तो मैं उन अफ्रीकी ममालिक के नाम नहीं ले रहा हूँ जिनको अगर पाकिस्तान में हम मिसाल देना चाहते थे और कहते थे कि जी मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो हम कहते थे कि अफ्रीका जैसे हालात हैं। उस अफ्रीका के आधे ममालिक जो हैं इस वक्त मईशत की रफ्तार, उनकी तरक्की की पाकिस्तान से बेहतर है, उनकी अवाम की ज़िंदगी पाकिस्तान के अवाम से बेहतर हो रही है। और वो बांग्लादेश जो हमसे जुदा हुए वे बहुत अरसा नहीं होगा। तो ये जो मैंने 3 क्रोनिक डेफिसिट्स के, जरा इसके अंदर हम अपने आप को दुनिया से कंपेयर करते हैं या हमें क्यों जरूरत है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गैप जी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जो अपना उसने पैसा खर्च करना है कार्य हुकूमत चलाने के लिए, उसके लिए उसको पैसा जो चाहिए वो तो दूर की बात, जो मुल्क के दिफा के लिए पैसा चाहिए वो दूर की बात, जो पैसा आपको चाहिए इसके लिए तरक्की के लिए, तरक्याती एक्सपेंडिचर के लिए, वो दूर की बात। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम कर्जे सिर्फ पुराने कर्जे वापस लेने के लिए नहीं ले रहे, हम सूद अदा करने के लिए कर्जे ले रहे हैं। वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं जी प्राइमरी डेफिसिट। हमारा प्राइमरी डेफिसिट नेगेटिव हुआ है, पिछले साल -2.2 था। और यानी इसका मतलब कि आपने 2.2% मईशत के बराबर सूद जो है, और 2.2% हो गया जी तकरीबन आपका 800 अरब रुपए से ज़्यादा। 800 अरब रुपए से ज़्यादा आपने कर्जे लिए सूद की अदायगी के लिए। खतरनाक हद जो है कहना उसको, ये खतरनाक हद से भी आगे चले गए। जहांजेब खान के वो जहांजेब खान नजर आ रहे हैं, जहांजेब खान सारी पाकिस्तान की नजरें आपके ऊपर हैं। FBI ठीक नहीं होगा तो ये मसला ठीक नहीं होना, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हम क्या क्या करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप, ये दुनिया जो है एक आलमी मंडी, दुनिया एक हो गई है। आप दीवारें खड़ी करके दुनिया को से बाहर नहीं रह सकते। पाकिस्तान की मईशत के हुजम का 13.5% जो है 2003 में वो हमारी बरामदात होती थी। 2003 में 13.5% होती थी, पिछले साल वो 8% थी। तरक्की करने के बजाय तनज़्ज़ुली के ऊपर हम जा रहे हैं, और वही नतीजा है कि जो आपको नजर आ रहा है, जो करंट अकाउंट का डेफिसिट $19 अरब का खसारा पिछले साल हुआ, जिसकी वजह से आपको बैनुल-अक़वामी कर्जे लेने पड़ते हैं। यही वजह है कि आपको बार बार IMF के पास वापस जाना पड़ता है, आप दोस्त ममालिक के पास जाते हैं, हर एक से मदद मांग रहे होते हैं। और ये उस मुल्क के अंदर जहाँ अनवारुल्लाह काकड़ जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, बलोचिस्तान, सिर्फ वहीं के वहाँ के मादनी हमने ज़खायर का ठीक इस्तेमाल कर लिया होता तो कोई वजह नहीं थी कि आज जो है हम खड़े होते ये IMF के सामने और दूसरे ममालिक के सामने। दूसरे ममालिक क्या करें? बांग्लादेश, फिर मैं वही बता रहा हूँ, बांग्लादेश जिसकी एक्सपोर्ट हमसे कम थी, जिस वक्त हमसे अलग हुआ, उनकी मईशत का 15% है एक्सपोर्ट। इंडिया का 19% है, तुर्की का 25% है, वियतनाम का 102% है। यानी बांग्लादेश हमसे तकरीबन 2 गुना ज्यादा है, इंडिया 2.5 गुना ज्यादा है, और तुर्की 3 गुना ज्यादा है। यहां पर हमें पहुंचने की जरूरत है। तीसरी बड़ी जो गैप जिसकी मैंने आपसे जिक्र किया था वो ये है कि हमारी सेविंग्स ही नहीं है।
इस मुल्क के अंदर सेविंग्स रेट जो है वो दुनिया के कम तरीन सेविंग्स रेट है। आप पैसा बचाएंगे, उस पैसे को बचाकर उससे सरमायाकारी करेंगे तो मईशत आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान का नेशनल सेविंग रेट जो है वो लास्ट ईयर पिछले साल तकरीबन 10% था, 10 से 11% था। पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इन सब का सेविंग रेट तकरीबन 30%, इंडिया का तकरीबन 35% होता था, चाइना का पीक के ऊपर 45% था। ये जो दुनिया में इतनी तेजी से चीन और इंडिया ने तरक्की की, इसकी एक वजह यह है कि उनके सेविंग्स रेट ज्यादा थे, इसलिए वो सरमायाकारी ज्यादा कर सकते थे। इसी तरीके से सरमायाकारी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो सरमायाकारी है वो पिछले साल 15% थी जीडीपी की, जबकि वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इन सब की 30% से ज्यादा थी, 30% इससे ज्यादा। 15% सिर्फ सरमायाकारी जो इन ममालिक से कम है वो भी हम फाइनेंस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सेविंग इतनी कम है। इंपोर्ट करके कैपिटल, कर्जे लेके उसको फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं और फिर वापस हर 3-4 साल 5 साल के बाद IMF के पास पहुंच जाते हैं। इन चीजों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, और मैं फिर एम्फसाइज करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि जितना मीडिया है, जितने रिपोर्टर्स हैं जो न्यूज लिखते हैं, जितने टीवी पे एंकर हैं, उनको हर मईशत का जो जिम्मेदार है, असद उमर हो, हमाद अजहर हो, बाकी जो कोई भी हो, वो जब भी हम सामने आए तो हमसे सवाल ये पूछेंगे, अच्छा ये बताएं कि ये जो 3 बुनियादी पैराए हैं पाकिस्तान के, आप क्या आज फैसले कर रहे हैं जो आज से 2 साल बाद और 5 साल बाद इससे बेहतर सूरत हाल होगी जो आज है? क्योंकि अगर उसका जवाब नहीं दे सकते तो इसका मतलब हम किसी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, कल आज का मसले हल करने के लिए कोई फैसले कर सकते हैं कि थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, लेकिन आप एक मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर बेहतरी नहीं दे सकते। क्या करने की जरूरत है जी? इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या लिखा भाई? ये बुनियादी जो मसाइल हैं इनके हल के लिए सबसे पहले जी टैक्स रिफॉर्म के ऊपर आ जाए। टैक्स रिफॉर्म के ऊपर 3-4 बुनियादी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा एम्फसिस है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी का डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? और ये हमारी आंखों के सामने हुआ है पिछले 20 साल के अंदर, जब तमाम आपका फोकस रेवेन्यू जनरेशन हो गया और रेवेन्यू जनरेशन के तमाम जो है आइडियाज जनरेशन, थिंकिंग कैपेसिटी, एनालिटिकल कैपेसिटी FBR के पास आ गई। FBR की तो जो इवैल्यूएशन है, जाज़ेब खान से तो किसी ने नहीं पूछा कि यार पूछना कि आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, इनसे तो कोई नहीं आके पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो क्या है, इनसे तो किसी ने नहीं पूछना सेविंग टू इन्वेस्टमेंट रेशो क्या है, इनसे तो सिर्फ ये पूछा जाएगा भाई FBR के रेवेन्यू कितने आए। आपने FBR के रेवेन्यू को प्राइमेसी करके आपने मईशत की तरक्की की रफ्तार को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। नतीजा ये निकला कि आपको एंड में ना रेवेन्यू ग्रोथ मिली और ना आपकी मईशत ने तरक्की की, क्योंकि मईशत तरक्की करेगी तो उससे रेवेन्यू बढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर आप कर सकते हैं चीजें, डंडे मार के आप पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट नहीं आएगा आपकी सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमने फैसला कर दिया, टैक्स पॉलिसी यूनिट अलग बन रहा है, एक्सपर्ट जो हैं उसके अंदर लाए जा रहे हैं। दूसरा जो है, दुनिया इस वक्त जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, डेटा एनालिटिक्स की, बिग डेटा की दुनिया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब तक आप नहीं करेंगे, प्राल उसकी मेन एंटिटी है जो FBR की, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी है। सरकारी अफसरान, FBR के अफसरान जो हैं उसके बोर्ड पे होते थे हमेशा, हमने उसको प्राइवेट सेक्टर लेड बोर्ड बनाया है, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के लोगों को वहाँ पे इंडक्ट किया है, नादरा के साथ उनका कनेक्शन किया है, कानून में तरामीम की हैं ताकि डेटा जो है वो लेकर नादरा के साथ भी शेयर किया जा चुका है, वर्ल्ड बैंक के साथ शेयर किया जा चुका है, दुनिया के ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करके मॉडर्न मेथड्स इस्तेमाल करके, सिर्फ लठमार तरीके से नहीं आपके रेवेन्यू सिस्टम रिफॉर्म होना। तीसरी चीज जो है वो इन्फोर्समेंट कैपेसिटी की इन्हेंसमेंट है। ये माजरत के साथ सारे मेरे दोस्त जो भी मिलता है वो सब कहते हैं जी टैक्स तो सब देना चाहते हैं, माजरत के साथ टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता। और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। टैक्स इसलिए देते हैं लोगों को, अमेरिका में कहते हैं जी कि 2 चीजों से कोई भाग नहीं सकता, एक मौत है, दूसरा उनकी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो हमारी FBR के मुतबादिल है, इन 2 चीजों से कोई भाग नहीं सकता। तो हमने जब तक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं किया, इसका सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन का मसला नहीं है, इसकी वजह से जो मुल्क में अच्छे कारोबार करने वाले हैं, जो इनोवेशन करने वाले हैं, जो रिस्क टेकर बिजनेसमैन हैं, वो पनप नहीं सक रहे।
क्योंकि ज़्यादा पैसा आप चोरी करके बना सकते हैं, आप टैक्स की चोरी करके, सेल्स टैक्स अवॉइड करके बना सकते हैं बनिस्बत ये अच्छे अच्छे काम करने के। तो सारे जो बेहतरीन जहन हैं वो इस पे लगे हुए हैं कि सेल्स टैक्स किस तरीके से छुपाया जाए, बजाय कि इस पे कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स कैसे बेहतर करूँ और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने ब्रांड्स कैसे इंट्रोड्यूस करूँ। वज़ीर ख़जाना असद उमर का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान तरक्की के बजाय तनज़ुली की जानिब जा रहा है। हम जो अवाम को बता रहे हैं वो ये है कि बुनियादी 3 मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। ये वो मरहला है जब पाकिस्तान को मुत्तहिद होकर खड़े होना है।